वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज के इस जो वीडियो मटेरियल है इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। देखिए इसमें हम लोग जो यूपी पीसीएस में जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होने वाला है 1 अगस्त को, तो उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे, पूरा सिलेबस। ये देखिए एग्रीकल्चर का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये वीडियो हिंदी में होगा, पर यहाँ पर सब जो सिलेबस है वो इंग्लिश में अच्छे से डिफाइंड है, तो हम लोग सिलेबस को इंग्लिश में देखेंगे पर वीडियो जो है हिंदी में होगा। इससे पहले कि इसके 2 वीडियो आ चुके हैं, इसमें हमने आप लोगों को एक वीडियो में क्या बताया है, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी रिले एंड इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, और देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में। अब देखिए इसका एक वीडियो बन चुका है, उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा जाके। और एक वीडियो देखिए इसका बन चुका है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी फॉर, ठीक है, स्टेबलाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया इन ऑफ यूपी, ठीक है, नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये थोड़ा सा बचा है, बाकी ये कवर हो चुका है पूरा, तो इसका भी एक वीडियो बन चुका है। आज हम लोग इरिगेशन एंड ड्राइनेज देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सिंचाई और जो जल भराव है उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है, कृषि में, तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वो दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये देखिए ये कोर्स हम पूरा आप लोगों को 20 दिन में करा देंगे। डेली हमने 2 वीडियो कहा था, पर आज ये एक ही वीडियो बन पाया है और कल से 2 वीडियो आएंगे। तो देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का पूरा अच्छे से पूरा कोर्स कवर हो सके और समय के साथ आप लोगों का पूरा कोर्स 1 अगस्त से पहले हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स तो ये ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का करीब 20 दिन में, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन एक बार कर लेंगे और जो जीएस है उसका पोर्शन देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं जल प्रबंधन और सिंचाई एवं जल निकास। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल प्रबंधन, सिंचाई एवं जल निकास, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, इरिगेशन एंड ड्राइनेज। तो ये चैप्टर का नाम है इरिगेशन एंड ड्राइनेज। ये देखिए यहाँ पर ये सिलेबस का ये पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। परिचय में कुछ टर्मोलॉजी हैं जो आगे यूज होंगी, तो इनको भी देख लेते हैं और ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं टर्मोलॉजियाँ। तो देखिए परिचय क्या है कि संतृप्त मृदा में मुक्त ऊर्जा शून्य होती है, जबकि असंतृप्त में ऋणात्मक होती है, ठीक है। संतृप्त मृदा कौन सी होती है, तो यहाँ पर ये जो है सिंचाई से संबंधित है, तो यहाँ पर इस संतृप्त का मतलब क्या होगा, जो वाटर से संतृप्त मृदा होती है उसमें ऊर्जा, जो मुक्त ऊर्जा होती है वो शून्य होती है, ठीक है। और जो असंतृप्त मृदा होती है वो उसमें ऋणात्मक ऊर्जा होती है। और मैट्रिक विभव क्या होता है, नेक्स्ट है मैट्रिक विभव। देखिए जल विभव का वह भाग जो मृदा के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के कारण होता है वो मैट्रिक विभव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका विभव। क्या होता है कोशिका विभव, मतलब सेल पोटेंशियल। विभव मीन्स पोटेंशियल, विभव की इंग्लिश होती है। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, जिस बल के साथ जल मृदा से बंधा रहता है। देखिए ऑप्शन आ सकता है कि जिस जल के साथ मृदा, मतलब मृदा के साथ जल किस बल से बंधा रहता है, मैट्रिक पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और कोशिका पोटेंशियल में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, कोशिका पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय पोटेंशियल, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न विभव जो कि ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है, तो गुरुत्वीय पोटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट है रिसाव। देखिए रिसाव क्या होता है, नालियों में जल का क्षैतिज प्रवाह ही रिसाव कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे रिसाव का मतलब ये है, ठीक है, सिंचाई के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो नालियों में जब जल का प्रवाह होता है सिंचाई के टाइम, तो उसी को रिसाव बोलते हैं, ठीक है। सिंचाई वाली नालियाँ एज ए एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं परकोलेशन क्या होता है। परकोलेशन जो है मृदा में जल का नीचे की ओर बहाव, ठीक है, या संतृप्त मृदा में ही होता है। अब देखिए कोई मृदा अगर संतृप्त है, संतृप्त मतलब अब उसमें मतलब जल जो है अवशोषित नहीं हो रहा है मृदा में, तो वो जल जो ठहरेगा नहीं, फिर वो बहना स्टार्ट कर देगा। तो वही है जो ऊपरी मृदा से जो ढलान वाला जो फील्ड होती है उनमें अगर ऐसे बहना मृदा का, तो ये लिखा है मृदा में जल का नीचे की ओर बहाव क्या कहलाता है, परकोलेशन।
अंतःस्कंदन, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे इंग्लिश लिखना भूल गए, इनफिल्ट्रेशन। तो देखिए क्या होगा इनफिल्ट्रेशन, कि भूमि में ऊपरी सतह से नीचे की ओर बहाव। तो यह असंतृप्त मृदा में होता है। ठीक है, देखिए भूमि का मान लीजिए ये लैंड है, तो ये ऊपरी सतह है, यहाँ पर कोई पौधा लगा है, जड़ है ये मान लीजिए पौधे की। ठीक है, तो अगर ये लैंड से नीचे की ओर वाटर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वो इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्पंदन। अगर लैंड में ऊपर ऊपर वाटर बह रहा है तो वो क्या होगा? परकोलेशन। बढ़ते नेक्स्ट। ये देखिए असंतृप्त मृदा में होता है, यानी कि मृदा में असंतृप्त है तो तभी मृदा जो पानी को अवशोषित कर पाएगी, अगर संतृप्त है तो फिर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है निच्छालन। क्या होता है निच्छालन? निच्छालन मीन्स इसको लिंचिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो होता है पोषक तत्वों का जल के साथ मतलब जड़ क्षेत्र के नीचे चले जाना, तो निच्छालन कहलाता है। ठीक है, पोषक तत्व जब वाटर नीचे अवशोषित हो जाता है तो उसके साथ अगर पोषक तत्व भी चले जाते हैं तो निच्छालन प्रक्रिया हो जाएगी। अब देखिए पीएफ वैल्यू क्या होती है? पीएफ वैल्यू, पीएफ का मतलब फोर्स हो गया यहाँ पर। ये जैसे अपना पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू के ही तरह ये पीएफ वैल्यू होती है, पर इसमें होता है कि मृदा या कोशिका में जल कितने बल के साथ बंधा है। ठीक है, ये उसका पीएफ वैल्यू किसी भी मृदा की यह बताती है कि जो जल है वो मृदा से कितने बल के साथ बंधा है। अगर पीएच का मान 0 से 7 के बीच होता है, देखिए ये पूछा जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पीएच वैल्यू का स्केल कितना होता है? 0 से 7 तक होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया पीएफ लॉग 10H। अगर पीएफ 2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि मिट्टी के द्वारा जल जिस बल से बंधा है वह 1000 सेंटीमीटर ऊंचाई के वाटर कॉलम के बराबर है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। और अगर पीएफ की वैल्यू 3 है तो वह 1000 सेंटीमीटर के बराबर है। 1000 सेंटीमीटर की यही आगे फिर यही जोड़ देना, 1000 सेंटीमीटर ऊंचाई के वाटर कॉलम के बराबर है। ठीक है, अगर पीएफ वैल्यू 3 है, 1000 सेंटीमीटर कितना होता है? ये एक बार के बराबर होता है दाब। ठीक है, एक बार। बढ़ते नेक्स्ट। अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब वहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी देख ली, अब एरीगेशन देख पढ़ते हैं। एरीगेशन क्या होता है? सिंचाई। तो देखिए फसलों को कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करना एरीगेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर प्राकृतिक रूप से जल की पूर्ति हो रही है तो वो इरिगेशन में नहीं आएगा। तो अब देखिए भारत में कुल कृषि भूमि कितनी है? 180 मिलियन हेक्टेयर। इसमें सिंचित भूमि कितनी है? 39%। ठीक है, और बाकी जो 61 बची वो असिंचित भूमि है, यानी कि उसमें सिंचाई के माध्यम से ही कृत्रिम रूप से उसको सिंचित किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है सिंचाई दक्षता क्या होती है? तो जल का वह भाग जो फसल वृद्धि में सहायक है वो उसका सिंचाई दक्षता कहलाती है। ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसी। बढ़ते नेक्स्ट है पुडिंग क्या होती है? पुडिंग। तो ये फसल बुआई से पूर्व सिंचाई की जाती है पुडिंग में। ये होता है इसलिए एक पुडिंग की अगर फसल बुआई से पूर्व सिंचाई कर देंगे तो भूमि में नमी बनी रहती है। ठीक है, लंबे समय तक। और जब आगे कभी सिंचाई की ज़रूरत होती है तो अगर हम उसमें छिछली सिंचाई भी कर देते हैं, छिछली मतलब ऊपर मतलब ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं, तो तब भी उसमें फसल अच्छी खासी उत्पन्न हो जाती है, पैदावार अच्छी हो जाती है। ठीक है, पुडिंग हो गया ये पुडिंग। तो ये याद रखना टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजियाँ यहाँ पर बहुत लिखी है, तो टर्मिनोलॉजी बहुत आती है पेपर में। क्रॉप रेशियो क्या होता है? देखिए क्रॉप रेशियो होता है किसी क्षेत्र विशेष में संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो क्रॉप रेशियो हो गया। बढ़ते नेक्स्ट है बेस क्या होगा? फसल में पूर्ण परिपक्वता लाने हेतु सिंचाई का काल तो जो वो बेस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए सिंचाई का काल धान में कितना होगा तो उसका बेस धान का ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंचाई का काल जो है धान में अधिक होता है। गन्ने का कितना होगा? गन्ने का और ज़्यादा होगा। गेहूं का वो कम होगा, गेहूं में थोड़ा कम पानी लगता है, 1 से 2 बार पानी गेहूं को देना पड़ता है। ठीक है, अगर कहीं पे वाटर नहीं है तो एक ही बार में काम चल जाता है, वरना कहीं कहीं पे 2 बार देना पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट। तो बेस क्या हो गया? फसल के पूर्ण परिपक्वता लाने हेतु सिंचाई का काल। डेल्टा क्या होता है? फसल परिपक्व होने पर आवश्यक जल की कुल गहराई, तो ये डेल्टा कहलाता है। ठीक है, डेल्टा का सिंबल बनाइए। फसल परिपक्व होने में आवश्यक जल की कुल गहराई, तो डेल्टा हो गया। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए ड्यूटी ऑफ वाटर मतलब फसल परिपक्व होने हेतु आवश्यक जल की मात्रा, तो ये क्या हो गया? ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, फसल परिपक्व हेतु आवश्यक जल की मात्रा क्या होगा? ड्यूटी ऑफ वाटर। देखिए एक होता है ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर। ये क्या होता है कि जब जिस जगह से मतलब जिस स्रोत से जल निकल रहा है तो यहीं पर जल को अगर मापा जाए तो उसको ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर बोलते हैं। और नेट, ग्रॉस में से ये वाला हटा देंगे तो नेट बचेगा, नेट ड्यूटी ऑफ वाटर। अब देखिए वायर्स क्या होते हैं? वायर्स होता है ये जल प्रवाह को मापने हेतु एक यंत्र है।
वायर्स, ठीक है। इसका जहाँ से जैसे नाली है ये, इससे अगर जल बह रहा है तो यहीं पे इसको लगा देते हैं, तो ये नाप देता है कितनी प्रवाह या कितना जल आगे की ओर गया, ठीक है। तो वायर्स हो गया, ठीक है। देखो जल प्रवाह के मापक ही हैं ये तीनों, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ऑप्शन बन जाते हैं इनसे, ठीक है। पार्शियल फ्लम क्या होता है, ये भी जल प्रवाह मापने हेतु होते हैं। और भी नोटिस क्या होता है, तो ये भी जल प्रवाह मापने हेतु होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है, तो पार्शियल फ्लम का होता है, ठीक है। इन दोनों का यूज फार्म में होता है, ठीक है, जो खेती होती है वगैरह उसमें होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिंचाई की विधियाँ, तो सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इरिगेशन मेथड, एक होता है सतही सिंचाई, तो इसमें क्या होता है, ये सतही सिंचाई कहाँ पे होती है, तो ये लो लैंड राइस वगैरह में होता है, ठीक है। अगर निचले अगर मतलब निम्न भूमि में अगर चावल उगाया जा रहा है तो वहाँ पर सतही सिंचाई ही पर्याप्त हो जाती है, ठीक है। श्रम की लागत भी मतलब श्रम कम लगता है। नेक्स्ट है चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पर चेक मतलब चेक का मतलब ही समझ लीजिए आप लोग कि इस तरह जैसे एक खेत है, एक मिनट, ये खेत है मान लीजिए, तो इसमें चेक बना दिए जाते हैं छोटे छोटे क्यारी, ठीक है। तो अब इन्हीं को सींचा जाता है, ठीक है, एक एक करके, यहाँ से फिर इसको यहाँ से ऐसे करके, तो ये चेक बेसिन मेथड हो गया। तो इसमें होता क्या है, सर्वाधिक प्रचलित विधि यही है। आप लोगों ने भी देखा होगा गांव वगैरह में जो भी खेत होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे करके किसान लोग मेड़ रख देते हैं, फिर वो ताकि वो सिंचाई गुड़ाई सब में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये चेक मेथड सर्वाधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। इसमें परिश्रम थोड़ा अधिक लग जाता है, क्योंकि ये जो लैंड होती है उसमें इसको जो मेड़ होती हैं उनको रखना पड़ता है फावड़े की मदद से, या फिर अब तो यंत्र भी आने लगे हैं। देखिए नेक्स्ट है रिंग बेसिन मेथड। ये क्या है, ये सब सिंचाई के मेथड हैं। रिंग बेसिन मेथड, तो वृक्ष के चारों ओर रिंग बना दिया जाता है, ठीक है। तो उससे जो है वृक्ष को ही पानी मिलता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो जल है जो वाष्पित कम होता है और खर्च भी कम होता है। टारगेटेड वाटर दिया जाता है पेड़ों को, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या है, तो इसमें लंबी लंबी क्यारी बना दी जाती है। बॉर्डर स्ट्रिप बॉर्डर टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे लंबी लंबी क्यारी बना दी जाती है, तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फैरो सिंचाई। फैरो मीन्स कुंड सिंचाई। कुंड सिंचाई में क्या होता है, कतारों एवं पंक्तियों में बोए जाने वाली फसल हेतु होता है। ये जो कतारें और पंक्तियों में फसलें बोई जाती हैं उनमें कुंड सिंचाई यूज होता है। देखिए अभी दिखाते हैं एक डायग्राम, ये देखिए कि कतारों में फसलें बोई जा रही हैं, तो ये कुंड बना है। कुंड मीन्स नाली बनी है, ठीक है। गहरी गहरी नालियाँ हैं, तो इसमें ये यूज होता है। अब होता क्या, कभी कभी कुंड बीज से बना होता है, यहाँ भी होगा, तो दोनों ओर से पौधों को पानी मिलता है। कभी कभी दो नालियों को छोड़कर एक बीच में होता है, तो अब एक तरफ पौधों में पानी दे दिया जाता है, तो पौधों को तो पानी मिल ही जाता है, प्लस पानी की जो खूंडें होती हैं वो भी कम बनानी पड़ती हैं, और लैंड भी कम मिसयूज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाती है पौधे को रोपण में, ठीक है। तो हो गया खूंड सिंचाई। तो देखिए जो ये होता क्या है कि कतारों एवं पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों हेतु होता है, जैसे ज्वार, मक्का, आलू, कपास, ठीक। ये आलू की खेती है, ये आप लोगों को अभी जो हमने दिखाया था ये आलू है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए स्किप। नेक्स्ट क्या है, स्किप इरिगेशन अल्टरनेट फैरो मेथड। इसमें क्या होता है, फैरो में एक और ही सिंचाई होती है। जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया वो स्किप का ही है, ठीक है। ये देखिए ये स्किप का है। फैरो में एक और सिंचाई हो रही है, यहाँ पर ये खूंड है, ये एक और सिंचाई हो रही है। दोनों ओर अगर यहाँ भी पानी होता तो दोनों ओर माना जाता, मगर इसमें एक ही और ही सिंचाई होती है। इससे होता क्या है कि भूमि की बर्बादी भी कम होती है, जल की बचत भी होती है, 25 से 35% तक जल बच भी जाता है, पर उत्पादन जो है 2 से 16% कम हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक ही और जड़ में पानी जाएगा तो पौधे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उत्पादन थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड फैरो इरिगेशन। तो फैरो की चौड़ाई 2 से 5 मीटर होती है। अब देखिए ये वाइड स्प्रेड है, ठीक है। देखिए फैरोमीटर ये 200 इसकी चौड़ाई अधिक है ना, तो ये हो गया वाइड स्प्रेड फैरोमीटर। विथ इन रॉ इरीगेशन, तो इसमें क्या होता है कि प्री सोइंग इरीगेशन 40% कम जल लगता है, ठीक है। इसमें विद इन रॉ इरीगेशन, इसमें जो वो बना दी जाती हैं, क्यारियाँ बना दी जाती हैं, तो रॉ विद इन रॉ इरीगेशन हो गया ये। बढ़ते नेक्स्ट। ये देखिए ये स्किप फैरो मेथड है। ये फैरो इरिगेशन के लाभ देख लीजिए क्या क्या है। फैरो वही जो खूड़ बना के
किया जाता है ये फैरो मेथड। देखिए इसमें जल की बचत होती है, ठीक है। क्रस्ट नहीं बन पाता है। क्रस्ट मतलब जो एक परत होती है भूमि में, अगर पूरे में पानी लगा देंगे तो एक पतली सी परत जम जाती है, तो वो नहीं बनता इसमें, ठीक है। वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, क्योंकि पूरे खेत में वाटर रहता नहीं है, तो जहाँ जहाँ रहता है तो थोड़ा सा ही वाष्पीकृत हो पाता है। सिंचाई सुविधा और समय भी कम मतलब लगता है, ठीक है। सिंचाई में सुविधा भी होती है, लंबी लंबी क्यारियाँ हैं वो उन्हीं को सींच दिया जाता है आसानी से, और समय भी इससे कम लगता है। श्रम की बचत होती है, निराई गुड़ाई में भी ये आसान प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्ज इरीगेशन। क्या है सर्ज? गुरुत्वीय जल बहाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। सर्ज गुरुत्वीय जल बहाव से पूछा जाता है ये पेपर में कि कौन सा मेथड गुरुत्वीय जल बहाव के सिद्धांत से कार्य करता है, तो सर्ज मेथड होता है। सर्ज इरीगेशन इसमें क्या होता क्या है, ये ऑन ऑफ सिस्टम से प्रणाली बोलते हैं इसमें। इन्फिल्ट्रेशन मतलब इन्फिल्ट्रेशन इसमें एक आसान प्रक्रिया है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो जल होता है उसमें रुक रुक के पौधों को दिया जाता है, तो इससे जो है इन्फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वो एक समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ एंड सिस्टम, ऑफ मतलब ऑन एंड ऑफ सिस्टम भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अधोभूमि सिंचाई, मतलब सब सरफेस या सब सॉइल इरीगेशन। तो इसमें होता क्या है कि धरातल के नीचे कृत्रिम जलास्थल बनाया जाता है, ठीक है। धरातल के नीचे कृत्रिम जलास्थल कैसे बनाएंगे, तो देखिए पाइप एवं नालियों के द्वारा बना दिया जाता है धरातल के नीचे। मान लीजिए ये पौधा के मतलब ये पौधे लगे यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये जड़ें हैं, तो यहीं पर नीचे कृत्रिम अब पाइप डाल देंगे, पाइप के माध्यम से यहीं पे पाइप नीचे से धीरे से पाइप यहाँ पे काट दिया जाता है, तो सीधा जड़ों को पानी मिलता है। ये काफ़ी मतलब टेक्निकल प्रोसेस है, मगर ऐसा होता है। तो गहराई कितनी होनी चाहिए, देखिए पाइप एवं नालियों के द्वारा जल स्तर बना दिया जाता है, ठीक है, सतह के नीचे। तो गहराई कितनी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई होगी जहाँ पे पाइप लगाएंगे, और दूरी कितनी होगी, तो 15 से 30 मीटर की दूरी पर पाइप लगाते हैं, ठीक है। पाइप या फिर नालियाँ कुछ भी करें। अब देखिए इसका यूज का मतलब इस समतल भूमि में इसका प्रयोग होता है, इन्फिल्ट्रेशन इससे कम होता है। बौछार सिंचाई महंगी होती है, पर यह थोड़ा आसान होती है, ठीक है। वहाँ इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर समतल भूमि होता है, इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, तो वहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। डल झील के आसपास सब्जियों को उगाने हेतु इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है, अधोभूमि सिंचाई का, ठीक है। नेक्स्ट है बौछारी सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता क्या, पानी को बौछार के माध्यम से छोड़ा जाता है। जैसे देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई का बेस्ट एग्जांपल है ये। इसमें पानी जो है फव्वारे जैसे छोड़ा जाता है। इसके वो देख लेते हैं क्या क्या मेरिट डिमेरिट है और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जो पानी होना चाहिए वो 1000 लीटर प्रति घंटे के मतलब प्रति घंटा निकलना चाहिए, ठीक है, वाटर। और इसका दाब कितना होना चाहिए, तो 2.5 बार होना चाहिए, 2.5 बार, और दूरी 10 मीटर। ये 10 मीटर को देखिए कवर कर पाता है, ये देखिए ये वाटर जा रहा है तो 10 मीटर तक के एरिया कवर कर लेगा। फिर 10 मीटर की दूरी पे पाइप होने चाहिए इसमें। अब इसका गुण क्या है, लाभ देखिए इसमें जल की बचत होती है। जितने जल नॉर्मल में सींच लेते हैं तो उसी उतने ही जल से आप दोगुनी भूमि को सिंचाई कर सकते हैं इससे, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, ठीक है। एक समान सिंचाई होती है, जिससे कि आपको अभी देखा ही फव्वारे के माध्यम से सभी जगह एक समान जल गिरता है, तो एक समान सिंचाई भी होती है। 10 से 15% भूमि की बचत होती है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि नालियाँ वगैरह बनानी नहीं पड़ती हैं खेतों में, तो या फिर क्वारी या फैरो जिसको कुंड बोलते हैं, कुछ बनाना नहीं पड़ता, तो वही जल मतलब वही भूमि जो है फसल उत्पादन में यूज हो जाती है। तो 10 से 15% भूमि की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ेगा इससे, तो उत्पादन भी बढ़ जाता है, ठीक है। भूमि क्षरण और अपवाह ये सब नहीं होता है। अब भूमि क्षरण कब होगा, जब वाटर अगर रनिंग वाला वाटर लगाएंगे पानी मतलब खेत में, तो कहीं ना कहीं से तो बह के जाएगा, तो वहाँ से भूमि क्षरण हो जाता है, वहाँ के पोषक तत्व भी बह जाते हैं, दूसरे स्थान पे चले जाते हैं बह के। इसमें होता क्या है, इसमें पानी मतलब बहता है नहीं, तो सारे पोषक तत्व तो वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। अपवाह नहीं होता है। ऊंची स्थलाकृतियाँ, मान लीजिए अगर मतलब ऊंची नीची अगर कहीं ऐसी भूमि है, पहाड़ी भूमि है, ठीक है, कहीं ऊंची नीची, तो यहाँ पर अगर लगा दिया तो तब भी बराबर सबको पानी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि पाला से सुरक्षा। अब पाला मतलब क्या होता है, जो ठंडी में पाला गिरता है, तो आप इसको मतलब जो हिम गिरती ठंडी में, तो अगर मतलब जो रात होने से पहले अगर पौधों को सींच देंगे इस स्प्रिंकल सिंचाई से, तो जो थोड़ा वाटर मतलब जो टेम्परेचर है पौधे का बढ़ जाएगा,
तो ये पाला असर नहीं करता उस पर, ठीक है। या फिर पाला गिरने के बाद भी उसका यूज कर सकते हैं पौधों को धुलने में। दोष क्या है कि देखिए हवा की गति कम होनी चाहिए। अगर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा गुजरती है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सबको बराबर जल मिल नहीं पाएगा। जल जो क्योंकि फव्वारे के टाइप में होता है ना, तो उड़ जाएगा ये पानी, उड़ के सब हो सकता है एक ही जगह पे, या फिर कुछ एरिया में ज़्यादा हो जाए तो कुछ एरिया में पहुँचेगा ही नहीं, ठीक। ऊर्जा की खपत होती है, चूँकि ये मशीन से चलता है, ऊर्जा से चलता है, एनर्जी से, बिजली से, ठीक है। शुरुआती लागत इसमें ज़्यादा होती है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि सब पाइप वगैरह लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद रोग और रोगजनक प्रसार अधिक होता है। इससे जो जीव है, जो कीट है, उनको भी तो संरक्षण मिलता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, जो कि सैंडी सॉइल होती है जो, और सैलो सॉइल होती है, तो उसमें ये काफ़ी यूज होता है। तो ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि सैंडी सॉइल के लिए कौन सी सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये वाली हो जाएगी स्प्रिंकलर। नेक्स्ट देख लीजिए ड्रिप सिंचाई, ड्रिप या ट्रिंकल सिंचाई, इरिगेशन। तो ये क्या होता है, रिसाव सिंचाई हिंदी में बोलते हैं इसको। तो अल्प वर्षा जहाँ पर हो या फिर जहाँ बलुई मिट्टी हो तो ये बहुत उपयोगी होता है वहाँ पर। अब देखिए अगर बलुई मिट्टी में होता क्या, वाटर जो है अवशोषित बहुत तेज़ होता है, तो वाटर पूरे खेत में जा ही नहीं पाता है। ये मान लीजिए यहाँ तक गया, यहीं पूरा वाटर यहीं पे अवशोषित होने लगता है, तो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, ड्रिप सिंचाई का यूज बहुत ही लाभदायक होता है। अब होता क्या है इसमें, देखिए इसका विकास कहाँ हुआ है, इजराइल में हुआ है। आप लोगों को ड्रिप सिंचाई दिखा देते हैं। ये देखिए ड्रिप सिंचाई है, यहाँ पर पाइप के माध्यम से सीधा पौधे के सीधा जड़ में इस जल को छोड़ा जाता है, ठीक है। ये देखिए सब पाइप लगे हैं यहाँ सब जगह, ठीक है। तो इसका विकास कहाँ हुआ है, इजराइल देश में हुआ है। प्रति डिपर रिसाव दर कितनी होनी चाहिए इसमें, 4 से 5 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और जल की बचत इसमें 50 से 70% तक होती है, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पे नोट लगा एक देख लीजिए कि स्प्रिंकलर सिंचाई में दाब कार्य करता है, पर जो इसमें होता है ड्रिप सिंचाई में दाब के माध्यम से ये नहीं चलता, ये इमीटर्स की सहायता से इसमें सिंचाई होती है। ये इमीटर्स हैं। अब यूज देख लीजिए इसका, वाइडली जो दूर दूर क्रॉप होती हैं, वाइडली स्पेस्ड क्रॉप में इनका अच्छे से यूज होता है। पर अब इसका लाभ एवं दोष देख लीजिए, इस सिंचाई के क्या क्या लाभ एवं दोष हैं। देखिए इसमें लवण युक्त भूमि में लवण सांद्रता को कम करता है। अब कोई लवणीय भूमि है तो उसमें अगर ड्रिप सिंचाई करते हैं तो उसकी सांद्रता कम होती है, इससे भूमि का जो लवणी है वो कम हो जाता है और उत्पादन अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो छोटे मोटे जो लाभ हैं, जिससे जल की बचत होती है, ठीक है, वाष्पीकृत जल नहीं होता है, सारा जल पौधे को मिलता है, भूमि की बचत होती है, तो ये सब तो होता ही है। यहाँ पे हमने बहुत मेन लिख रखे हैं, आप लोग उनको देख लीजिए, बाकी तो सब नॉर्मल हैं, वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए लवण वाला हो गया, भूमि समतलीकरण आवश्यक नहीं होता है इसमें, ठीक है। पाइप के माध्यम से पानी सब जगह पहुँचा दिया जाता है। सिंचाई वाले जल में हर्बिसाइड और फर्टिलाइज़र को मिलाया जा सकता है। मान लीजिए वाटर आप लोग पौधे में के जड़ में जा ही रहा है वाटर, तो उसी में हर्बिसाइड मिला देंगे तो वो भी पौधे के जड़ के पास पहुंच जाएगा, तो वहाँ खरपतवार नहीं उगेगा। और फर्टिलाइज़र भी मिला देंगे, इससे क्या होगा कि पौधे को अच्छा पोषक तत्व मिल जाएंगे और वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। खरपतवार भी कम होता है क्योंकि ज़्यादा जगह सिंचाई नहीं होती है, तो खरपतवार भी नहीं हो पाता पूरे खेत में, ठीक है। दोस्त देखिए क्या है, अब मान लीजिए रिसाव द्वार जो है वो बंद भी हो सकते हैं, कुछ भी फंस सकता है उनमें, तो वो पौधा नष्ट ही हो जाएगा कुछ दिन में। रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं खेत में, तो पाइप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इससे लीकेजेस की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। पौधे का पूर्ण रूप विकास नहीं हो पाता इसमें, ठीक। और जितना मतलब वाटर मिलना होता है उतना तो मिलता नहीं है, तो पूर्ण रूप विकास नहीं हो पाता। और आरंभिक लागत भी इसकी भी अधिक है, पाइप वगैरह सब लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम होता है कि अगर वर्ष में 3 क्रॉपें जिसमें होती हैं या 2 क्रॉप होती है एक ही खेत में, तो उनको बार बार हटाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, तो ये सब इसके डिमेरिट्स हैं। अब देखिए एक होता है टाइफून सिस्टम ऑफ जो ड्रिप इरिगेशन है, टाइफून सिस्टम, तो ये कहाँ गन्ना सिंचाई है तो इसका यूज होता है, तो याद रख दें इसको, टाइफून सिस्टम। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई, मतलब सूक्ष्म सिंचाई के कौन कौन से रूप होते हैं ये देख लीजिए। ड्रिप सिंचाई अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। माइक्रो जेट इरीगेशन, तो इसमें जेट के माध्यम से वो फव्वारे द्वारा सिंचाई कराई जाती है, तो ये माइक्रो जेट इरीगेशन हो गया। इस सूक्ष्म मतलब ज़्यादा जगह में नहीं, थोड़ी जगह पे अगर कराना हो तो हो सकता है। फिर माइक्रो स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है, ये स्प्रिंकलर इरीगेशन अभी हमने पढ़ा, एक माइक्रो भी होती है, ठीक है। और एक क्या है, बटलर इरीगेशन।
नेक्स्ट है जल निकास ड्राइनेज, तो ये भी हमारे उसमें है सिलेबस में। तो देखिए खेत से अतिरिक्त जल का निकास ही ड्राइनेज कहलाता है, जल निकास कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि O2 की दर कम, अब मान लीजिए अगर वाटर खेत में भरा रहेगा तो पौधों को ऑक्सीजन की दर मतलब कम मिलेगी, तो पौधे सही से विकास नहीं हो पाएगा और कुछ दिन बाद मर भी जाते हैं बहुत सारे पौधे। पोषक तत्व भी उनका कम हो जाएगा, लिंचिंग की प्रक्रिया हो सकती है। मान लीजिए वाटर अगर नीचे सोखता रहेगा तो धीरे धीरे पोषक तत्व जो भूमि सतह पे होंगे वो भी नीचे चले जाएंगे, तो पोषक तत्वों की हानि हो सकती है, कम भी हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होते भी हैं। और तापमान जो है उसका कम, जो भूमि में अगर वाटर भरा रहेगा लगातार तो उसका तापमान कम हो जाएगा, इससे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, ठीक है, और वो थोड़ा स्लो भी हो जाती है। अब देखिए ये जो दो प्रकार के होते हैं, जो वाटर ड्राइनेज प्रक्रिया दो टाइप की होती है, एक सरफेस वाटर, एक सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर निकालना और एक सब सरफेस में जो भूमि के अंदर वाटर है उसको कैसे निकालते हैं अब आगे देखते हैं हम लोग। तो खेत में ही गड्ढा खोद कर उस सरफेस वाटर को एकत्रित करते हैं। मान लीजिए ये लैंड है, अब यहीं पे गड्ढा खोद देंगे अगर खेत में के बीच में ही, तो सारा पानी जो होगा वो आसपास का एक ही जगह पे एकत्रित हो जाएगा और बाकी जगह शुष्क हो जाएगी भूमि और फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। समतल भूमि जहाँ ढलान 2% से कम होती है उनके लिए निकास के लिए क्या क्या यूज हैं, मतलब क्या क्या प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। स्तराकृति सुधार किया जाता है, यानी कि ढलानदार खेत बनाए जाते हैं, ठीक है। क्षेत्र निकास नली विधि, अब देखिए नली विधि, क्षेत्र निकास नली विधि मतलब नली या फिर नाली बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये फील्ड है तो इसके बगल में नाली बना देंगे, इससे यहाँ पे पानी आएगा और ये नाली के माध्यम से खेत से बाहर चला जाएगा। तो यह 4 प्रकार की होती है। अब इस 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। एक क्या होती है, बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम तो इसमें ढाल से समानांतर फैरोस बनाकर, फैरोस मतलब वही नाली खूड़। अब ये ढाल मान लीजिए इधर की ओर ढाल है, तो ये मान लीजिए खेत है तो इधर की ओर ढाल है, तो इधर ही की ओर और ये खूड़ बना देंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये मान लीजिए खेत है और खेत में ढलान अगर इधर की ओर है तो इधर ही ये खूड़ बना देंगे फैरो, और ये इधर ये नाली है तो ये पानी सारा यहाँ आएगा और यहीं से चला जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल फील्ड, ठीक है, डिच सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, डिच मीन्स खाई होती है, ठीक है। तो पैरेलल फील्ड डिच सिस्टम में ये भी बेडिंग के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो खाइयाँ बनती हैं वो थोड़ा ज़्यादा गहरी बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा जल आ सके, ठीक है। पैरेलल ओपन फील्ड डिच सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो नालियाँ होती हैं वो ओपन होती हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड एंड फैरो सिस्टम। तो इसमें ढलान जो है 0.5% जिन खेतों में ढलान होती है तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। इसका डायग्राम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम था, थोड़ा ऊपर लग गया डायग्राम, तो ये है ब्रॉड बेड वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो खेती है, ये जो बीच में ज़्यादा जगह दी गई है और ये नालियाँ थोड़ा कम जगह में बनी है, तो इसी को ब्रॉड बेड बोला जाता है, ठीक है। कि मतलब ज़्यादा चौड़ी जगह में खेती हो जाती है और जो बीच बीच में यहाँ पर नालियाँ बना देते हैं, तो ये ब्रॉड बेड जो ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये ड्रेनेज सिस्टम। और आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्राइनेज ऑफ पॉन्ड एरियाज। तो छोटे छोटे गड्ढे को नालियों से जोड़ देते हैं, तो पॉन्ड्स एरिया में ऐसे पानी निकाला जा सकता है जल से जो अतिरिक्त होता है। ड्राइनेज ऑफ स्लीपिंग एरियाज, तो 2% से अधिक ढाल जहाँ पे होती है तो वहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, ड्राइनेज ऑफ स्लीपिंग एरियाज में। अब देखिए अवसतही जल क्या होता है, जो भूमि के अंदर जल है उसको कैसे निकालेंगे, सब सरफेस ड्राइनेज। तो भूमि के नीचे स्थित जल को निकालना जैसे, या फिर जड़ से दूर करना, तो वो सब सरफेस ड्राइनेज सिस्टम हो गया। इसमें करते क्या है कि टेल ड्राइनेज का यूज करते हैं। टेल ड्राइनेज मतलब पाइप बिछाकर। ये देखिए टेल ड्राइनेज का बेस्ट एग्जांपल, ये देखिए यहाँ में भूमि के अंदर पाइप है तो वहाँ से धीरे धीरे जल जो है रिस के पाइप के अंदर जाता रहता है। यहाँ पे पाइप में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं अंदर जो पाइप है, तो उसी में धीरे धीरे पानी जो है रिस के पाइप के अंदर जाता रहेगा और ये देखिए पानी फिर निकल रहा है, ठीक है। अब ये कोई छोटा पाइप नहीं है, पूरे खेत में पड़ा होता है, इसलिए यहाँ इतनी मात्रा में वाटर निकल रहा है। तो क्या हो गया ये टाइल्स ड्राइनेज। अब ऐसे दे देंगे कि 4 दे देंगे ऑप्शन में, इनमें से कोई भी तो बता या पूछ लेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सब सरफेस ड्राइनेज सिस्टम में आता है, कौन सा सरफेस ड्राइनेज में आता है, तो ये आप लोगों को पहचानना रहेगा।
तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्ड ड्राइनेज। मोल्ड ड्राइनेज में क्या होता है, तो इसमें भी इसी तरह कुछ प्रक्रिया होती है। वर्टिकल ड्राइनेज में देखिए क्या होता है, कुआं खोद कर खेत में ही मान लीजिए कुआं खोद दिया जाता है या फिर खेत के बाहर, तो अब अगल बगल का जो वाटर होता है रिस के इसमें एकत्रित होता रहता है, फिर एक मोटर की मशीन के माध्यम से कुएं के पानी को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है बरेट सिस्टम। तो इसमें क्या नाली बनाकर गहरी गहरी नालियाँ, मतलब गहराई में थोड़ा नाली बना दी जाती है, फिर उसको ढक दिया जाता है ऊपर से, तो यहाँ पर भी रिस्क है, पानी यहाँ पे आता रहता है, ये भी पानी बाद में निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है डीप ओपन ड्रेन्स। ये क्या होता है, ये भी खुली नालियाँ ही होती हैं, पर ये थोड़ा गहरी होती हैं, पर ये ऊपर से ढकी नहीं, ये ओपन होती हैं, इसलिए इनको डीप ओपन ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक। ये देखिए ये नालियाँ बनी हुई गहरी गहरी, डीप ओपन ड्रेनेज के बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सतही जो सब सरफेस वाटर है ये यहाँ पे एकत्रित होता रहता है और यहाँ से जाता रहता है, तो ये इसका लेवल ऊपर नहीं बढ़ पाता है और पौधे सुरक्षित रहते हैं। और देख लीजिए एग्जाम्पल, ये देखिए ये ड्रिप सिंचाई का बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे पाइप के माध्यम से पौधे को जड़ के पास ही वाटर दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों को ऊपर बता ही दिया है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोग जिस टॉपिक पे कहेंगे उस पर थोड़ा जल्दी बना देंगे, बाकी ये टॉपिक सारे कवर करने हैं। देखते हैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों को कोई चॉइस हो तो बता सकते हैं इनमें से किस टॉपिक पे पहले कवर किया जाए। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।